इसराइल के खिलाफ तमाम दुनिया के इस्लामिक देश एकजुट होकर गजा और लेबनान में हमलों को रोकने की मांग कर रहे हैं और नए फिलिस्तीन के गठन की भी बात कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से भी कड़ा बयान आया है कि फिलिस्तीन का गठन नहीं होने देंगे। यानी एक नए टकराव को हम देख रहे हैं कि अरब वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे मेडिटेरियन में जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से रियाद में तमाम अरब के देश और साथ ही वाईसी देशों ने एक महा बैठक की और इस बैठक में जिस तरह से हमने देखा कि सऊदी ने मोर्चा संभालते हुए, खुद MBS ने यानी मोहम्मद बिन सलमान ने मोर्चा संभालते हुए इसराइल को आड़े हाथों लिया और साथ ही जिस तरह से गजा और लेबनान में पिछले 1 सालों में हुई घटनाएं हैं वो बतलाती हैं कि ये नरसंहार है, ये करार दिया। उसके बाद एक नया उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पे हमने देखा कि टर्की और सऊदी ने जिस तरह से ईरान के साथ मोर्चा संभाला और न सिर्फ इजराइल बल्कि सीधे सीधे अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा किया, यूरोपीय देशों को कटघरे में खड़ा किया, नेटो पर सवाल उठाए। उसके बाद एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसलिए भी क्योंकि ट्रंप के अमेरिका में वापसी के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर इजराइल के साथ सीधे हमला कर सकता है। ईरान जो कि अलग थलग पड़ा हुआ था क्योंकि इस्लामिक देश पिछले 1 साल से देखें तो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे, तब जबकि गजा में जिस तरह से इजराइल ने हमला किया उसके साथ ही हम देखें तो पिछले 1 साल से लड़ाई चल रही है वो अपने आप में बेहद खतरनाक मोड़ लेते हुए नजर आई। और ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि अब जो हालात पैदा हुए हैं उसने इस्लामिक देशों को एक कर दिया है क्योंकि गजा के बाद अब लड़ाई का केंद्र लेबनान बना हुआ है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह पर हुए हमले ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को बल्कि लेबनान में भी लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। और ख़ास तौर पे आप देखिए तो 50,000 से ज़्यादा लोग पिछले 1 साल में गजा में मारे गए हैं और लेबनान में भी आप देखिए तो तकरीबन आंकड़ा बढ़ते हुए अब 3 से 4,000 की तरफ जा रहा है। और ऐसी स्थिति जो है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि इस्लामिक देश अगर एक नहीं हुए तो जाहिर है कि वेस्ट बैंक का भी अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप समझिए तो वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से इजराइल अब कब्जे को आमाज़ा दिखाई दे रहा है और साथ ही हमास की एक तरह से सफाई के बाद गजा पर भी अपना नियंत्रण करेगा और एक बफर बनाने की जो कोशिश चल रही है लेबनान में ताकि हिजबुल्लाह और पीछे जाए और लेबनान बॉर्डर से लगे हुए इजरायली जो लाखों की संख्या में विस्थापित है उनके लिए दरअसल एक बफर बन जाए। इन कोशिशों को परवान चढ़ने के ठीक पहले हमने देखा कि किस तरह से ये रियाद में हुई बैठक जो है वो बेहद हम कह सकते हैं कि अपने आप में खतरनाक मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है। और ऐसी परिस्थितियों में हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अब बदलते ग्लोबल ऑर्डर में क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रंप 20 जनवरी को जब सत्ता अमेरिका की संभालेंगे तो उनके निशाने पर कोई और नहीं ईरान होगा। वो ईरान जिसके खिलाफ यूनिलैटरल सैंक्शन पिछले अपने कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने लगाया था और साथ ही IRGC के विदेशी मामलों यानी आप देखिए तो जो खास तौर पर कुछ फोर्सेज है उसको हेड करने वाले कासिम सुलेमानी की हत्या ने भी ट्रंप ने ही करवाई थी। तो ऐसे में अब साफ नज़र आने लगा है कि अगर इस्लामिक देश एक नहीं हुए तो न वेस्ट बैंक बचेगा और न ही ईरान के साथ जंग रुकेगा। और ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से MBS ने खुद मोर्चा संभालना है वो भी आश्चर्यजनक ही दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरब और ख़ास तौर पे आप सऊदी के बीच में और ईरान के बीच में देखिए तो जिस तरह की तल्खियाँ थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम चीन ने किया क्योंकि चीन भी अमेरिका का उतना ही बड़ा दुश्मन है। और साथ ही आप देखिए तो रसा जो कि खुद अमेरिका के साथ, नेटो के साथ यूक्रेन के मैदान में जंग लड़ रहा है, उसके लिए भी दरअसल इसी पोल में खड़ा होना मुफीद है और इसीलिए रसा ईरान की मदद कर रहा है। लेकिन सऊदी और ईरान को एक जगह लाने के बाद भी हमने देखा कि ईरान जब अपने जो ख़ास तौर पे जो उसके एलाइज़ हैं यानी हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हुती की बात करें, तो इनके साथ जब इजराइल जंग में उतरा तो मदद की जो दरकार ईरान की थी उसको पूरा करने में इस्लामिक देश विफल रहे। OIC की बैठक भी पिछली बार हुई थी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरी तरफ इजिप्ट को देखिए, जॉर्डन जैसे देशों को देखिए जो कि खुलकर इजराइल की मदद करते हैं और सऊदी चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चढ़ने लगा तब इस्लामिक देशों के सुध आई कि अगर एकजुट नहीं हुए तो खतरा अस्तित्व पर खड़ा हुआ होगा। आज ईरान पर है, कल अरब पर होगा, परसों टर्की पर होगा। एर्दोगन ने भी भरपूर जहल उगला न सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी, क्योंकि एर्दोगन के शब्दों में देखें तो जिस तरह से वेस्ट का सपोर्ट हथियारों के जरिए, पैसे के जरिए मिलता रहा है इजराइल को, उसी ने दरअसल इजराइल के हाथों गजा में और ख़ास तौर पे आप देखिए तो लेबनान में नरसंहार को बढ़ाने का काम किया है। और ऐसे में ये सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा करते हुए रियाद में जो तमाम देश हैं वो नजर आए। लेकिन इससे उलट अगर जेरूसलम में दिए गए इजराइल के विदेश मंत्री के बयान को देखें तो उस पर भी खासा गौर किया जाना चाहिए। और इस बयान को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि
शब्द दर शब्द आपको समझ में आए कि ये बयान कहता क्या है। तो इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि द ईयर 2025 विल विद गॉड्स हेल्प बी द ईयर ऑफ सोवरेनिटी इन जुडा एंड समारिया। यानी आप ये समझिए कि जो प्रॉमिस लैंड की बात इजराइल कहता है उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। सिर्फ वेस्ट बैंक में सोवरेनिटी को खत्म करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फिलिस्तीन के सफाई की बात नहीं हो रही है, बल्कि कहीं ज़्यादा उससे आगे बढ़ने की भी संकेत दिए जा रहे हैं। और 2025 इसलिए क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि ट्रंप का साथ मिलेगा, इजराइल को ऐसा लगता है कि जेरूसलम जो है वो ठीक उसी तरह राजधानी फिर से बनेगा जैसा कि हमने देखा था कि ट्रंप के कार्यकाल में इस तरह की मंशा को व्यक्त किया गया था और उस वक्त नेतन्याहू ने ऐलान भी किया था, हालांकि फलीभूत नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं और ऐसा घटनाक्रम जो है वो संभव हो सकता है। तो जाहिर तौर पे आप देखिए तो बदलते हुए जो इस वक्त के हालात हैं उस हालात में हम ये देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर जंग को और भड़काती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ हो गए तो जाहिर है दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रंप की ये पहल होगी कि रूस के साथ युद्ध खत्म किया जाए, यूक्रेन वॉर को एंड किया जाए और यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया जाए, ताकि ये संबंध जब बेहतर हों तब ऐसी स्थितियों में निपटना आसान हो सके। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ट्रंप के आने के साथ ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि यूक्रेन वॉर को खत्म किया जाए। ट्रंप पर भी लगातार दबाव है राइट विंग तमाम नेताओं का, जो अमेरिका में गुट है उनका, कि रसा भी चूंकि क्रिश्चियन कंट्री है लिहाजा उससे जंग लड़ना अपने आप में देखिए तो क्रिश्चियनिटी को कमज़ोर करना है। यानी जो जंग अपने आर्थिक हितों को लेकर हो रही थी, संप्रभुता को लेकर हो रही थी, सुरक्षा को लेकर हो रही थी, वो जंग अब सीधे तौर पे देखा जाए तो धर्म युद्ध में बदलती नजर आ रही है। एक तरफ इस्लामिक देशों का गठजोड़ मजबूत होता दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ ये संभव है कि रूस और अमेरिका एक साथ आ जाएं, ट्रंप और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री जो है वो मैच करते हुए आगे बढ़े। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि किस तरह से एक तरफ क्रिश्चियनिटी और दूसरी तरफ इस्लाम के बीच का जो जंग है वो पूरी तरह से भड़कता हुआ नजर आएगा। और ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि ये हालात थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को धकेलने के लिए काफ़ी होंगे। तो देखते हैं आगे किस तरह का मोड़ लेता हुआ ये समूचा घटनाक्रम नजर आता है। देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि ट्रंप जब जनवरी के महीने में सत्ता संभालेंगे तो उनकी केमिस्ट्री किस तरह से रूस के साथ बैठती है, क्या पिछले टर्म की तरफ जाती है या कुछ नया समीकरण बनता है। और जो इस्लामिक देशों का गठजोड़ रियाद में हुआ है जिसका नेतृत्व खुद अर्दवान नहीं बल्कि MBS भी करते नजर आ रहे हैं, उसकी रणनीति आगे क्या होती है और उसका खासा असर क्या इजराइल के ऊपर दिखाई देता है, या फिर इजराइल के ऊपर ईरान पहले हमला करता है और उसके बाद ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका दोनों पलटवार करते हैं। जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आपको हम लगातार आगाह करते रहेंगे और इसी तरह विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।